बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्शन अपील्स के बारे में। आपने देखा ही होगा कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन का माहौल चल रहा है। बहुत से मुख्तलिफ हलकों से जो मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने जो कागजात नामजदगी थे वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जमा करवाए। जब रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास कागजात नामजदगी जमा करवाए तो उसके बाद उनकी लिस्टें बनी। बाज़ लोगों के तो कागजात नामजदगी जो थे वो एक्सेप्ट कर लिए गए, लेकिन बाज़ लोगों के कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। ये रिजेक्शन जो होती है ये स्क्रूटनी के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो करता है। उस स्क्रूटनी में बाकायदा तौर पर देखा जाता है कि आइदर कि इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई तो नहीं है, इसने जो डॉक्यूमेंट्स जो अटैच किए हैं वो पूरे हैं, इसने कोई झूठ बोल के कोई चीज़ तो उसमें छुपाई तो नहीं है, इसने अपने असासा जात जो है वो डिक्लेयर किए हैं, ये FBI की तरफ से फाइलर था, नॉन फाइलर था, यानी जो भी रिक्वायरमेंट्स कैंडिडेट्स के लिए होती हैं, कैंडिडेट्स कोशिश करते हैं कि उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए। उसके बाद जो है वो स्क्रूटनी होती है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है कि स्क्रूटनी के बाद तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जायज़ा लेने के बाद या तो उसको कैंडिडेट की उस नॉमिनेशन फॉर्म को एक्सेप्ट कर ले या उसको रिजेक्ट कर ले। जो भी रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस होती है ये दोनों चैलेंजेबल होती हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स है कि उसने कागजात नामजदगी जमा करवाया और उसने झूठ बोल के जो है वो कैंडिडेट खड़ा हो गया और उसने कागजाती नामजदगी उसके मंजूर हो गए, लेकिन जो दूसरी पार्टी का बंदा उसको उसके हकायक का पता है तो वो उसके उस एक्सेप्टेंस के ऑर्डर को चैलेंज हाई कोर्ट में कर सकता है कि वो एग्रीव्ड पर्सन है। इसी तरह अगर कोई शख्स है कि जो कागजात नामजदगी जमा करवाता है तो कोई शख्स उसके बारे में गलत खबर ला के जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को दे देता है और कहता है कि ये मामलात हैं, इसने ये झूठ बोला। रिटर्निंग ऑफिसर उस जो भी ऑब्जेक्शन करने वाला पर्सन है उसके कहने पे उसके कागजात नामजदगी जो है वो खारिज कर देता है, तो उसके पास जो एग्रीव्ड पर्सन है उसके पास अपील का राइट मौजूद है। ये जो अपील दायर होती है ये सेक्शन 63 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत दायर होती है। सेक्शन 63 में अपील के बारे में मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो बाकायदा तौर पे बताई गई हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसला जात के बाद जब भी स्क्रूटनी होने के बाद जब कागजात नामजदगी के लिए लिस्टें तरतीब हो जाती हैं या जो डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो जाते हैं, इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो मुतलका हाई कोर्ट्स, जितने भी पूरे पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स हैं, उनको लेटर लिखते हैं और उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं वो इलेक्शन अपील के लिए बाकायदा तौर पे जो है बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब जो इलेक्शन अपील का जो जुरिस्डिक्शन है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास है। रिटर्निंग ऑफिसर का जो फैसला चैलेंज होगा वो डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास चैलेंज होगा। अब रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो अपने फैसला जात में जो भी उसमें ऑब्जेक्शन लेते हैं तो एग्रीव्ड पर्सन उन टोटल ऑब्जेक्शंस को हाई कोर्ट में, मुतलका हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। जब बेंच कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं तो बाकायदा तौर पे इस जो अपील फ़ाइल की जाती है इसको हम इलेक्शन अपील का नाम देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो चुके हैं जो कि इलेक्शन की अपीलें सुनेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है कि इलेक्शन कमीशन टाइम पीरियड जो है वो देता है। मिसाल के तौर पे जैसे लाहौर में जो है अपीलें जो सुनने और डिसाइड करने का जो टाइम दिया गया वो 10 दिन का दिया गया है, यानी 10 जनवरी से पहले जितनी भी अपीलें हैं वो दायर भी की जाएंगी और उनको बाकायदा तौर पर सुना भी जाएगा और उनको डिसाइड भी किया जाएगा। इस टाइम पीरियड के बाद या उस टाइम पीरियड से बियॉन्ड जो है अगर कोई शख्स अपील फाइल करता है तो रिटर्निंग ऑफिसर का जो फैसला है वही हतमी तसव्वुर किया जाता है। अब आते हैं कि अपील तैयार कैसे की जाती है। आज मैंने देखा लाहौर हाई कोर्ट में काफ़ी लोग जो है वो अपील्स के हवाले से मुश्किलात का सामना था उनको। इवन के बाद मुख्तलिफ दोस्तों ने भी रिक्वेस्ट करके जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ करवाई कि जी अपील का क्या तरीकाकार होगा। तो इसमें सबसे पहले जो है ऊपर वही मेन टाइटल आता है, जैसे इन द कोर्ट ऑफ लाहौर, हाई कोर्ट लाहौर, नीचे आ जाता है इलेक्शन अपील नंबर फलां फलां। उसके बाद पार्टीज़ नेम आ जाता है। पहले यही होता था कि लंबा चौड़ा जो है पार्टीज़ बनाई जाती थी गवर्नमेंट के अदारों को, लेकिन अब जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपील के लिए मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर को ही पार्टी बनाएं और अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन करने वाला शख्स है तो दूसरे नंबर पे उसको बतौर रिस्पोंडेंट पार्टी बनाएं। उसके बाद जो है अपील की जो तरतीब है वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि इम्प्यूग्ड ऑर्डर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर का उस डेट का जो है वो चैलेंज किया जाएगा। उसमें मुकम्मल तफसीलात आपकी अपील में आएंगी। उसके बाद आपकी मुतलका ग्राउंड्स आएंगे कि किस ग्राउंड पे आपने जो है ये इस ऑर्डर को चैलेंज किया है। इसके बाद सारा कुछ करने के बाद ये ज़हन में रखिएगा 2 फाइलें बनाइएगा क्योंकि ये डिवीज़न बेंच में जाना है आपका केस।
फिर जो जब दोनों फाइलें तैयार हो जाएंगी फिर सर टाइम वो आपके एडवोकेट जनरल के ऑफिस में जमा होते हैं, वो वहाँ पे सबमिट होने के बाद फिर आपके पास जो है वो अपील के लिए जो है वो आपको अर्जेंट सेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बाकायदा तौर पे एडिशनल रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो डायरेक्ट बैठे हुए हैं कमरा नंबर 305 में, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी भी दीगर जितनी भी जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें भी जो बाकायदा तौर पे जो सेल बनाया जाएगा वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए बाकायदा तौर पे वो एडिशनल रजिस्ट्रार साहब बैठे होंगे। वो डायरेक्ट आपकी अपील की स्क्रूटनी करते हैं। उसका जायज़ा लेने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपको उस ऑब्जेक्शन के बारे में बता के वो ऑब्जेक्शन दूर करने के लिए कहते हैं। अब आ जाए इस तरफ के आपने हमेशा कोशिश यही करनी है कि जब भी आप अपील तैयार कर रहे हो तो आपने उस अपील के साथ जो आपका नॉमिनेशन फॉर्म है, जो आपने नॉमिनेशन के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, तमाम नॉमिनेशन की फ़ाइल की आपने अटेस्टेड कॉपी साथ लगानी है। उसके बाद जो इम्प्यूड ऑर्डर है उसकी आपने अटेस्टेड कॉपी साथ लगानी है। जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी आप सादा कॉपी भी लगा ले तो वो चल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास अटेस्टेड कॉपी सिर्फ मुसद्दका नकल जो है वो सिर्फ इम्प्यूड ऑर्डर की है, इसके अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेड कॉपी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसकी कॉपी को आप अप्लाई करें मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर के पास। कॉपी अप्लाई करने के बाद वो जो रसीद होगी आप वो डिस्पेंसेशन की जो एप्लीकेशन है जो हाई कोर्ट में जो सादा डॉक्यूमेंट्स की डिस्पेंसेशन होती है उनकी डिस्पेंसेशन की एप्लीकेशन के साथ वो रसीद अटैच कर दें, तब भी जो है वो आपकी अपील जो है वो फाइल हो सकती है। जब आप अपील मुकम्मल करने के बाद आप फाइल कर देते हैं तो फिर आपको डायरेक्ट ही उसी ऑफिस से ही बता दिया जाता है कि ये आपकी अपील 4 तारीख को फिक्स की जा रही है, 5 को की जा रही है, 6 को की जा रही है। तो उस दिन आप आके अपनी अपील को आर्गू करें। अगर आप आर्ग्यूमेंट के दौरान जो है वो हाई कोर्ट के जजेस को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्शन लगा है ये ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द लॉ एंड फैक्ट्स है, तो फिर जो है वो बाकायदा तौर पे आपकी उस अपील को मंजूर कर लिया जाएगा और रिटर्निंग ऑफिसर का जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है सेट असाइड करने के बाद आप भी इलेक्शन लड़ने के काबिल हो सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 63 जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 की लैंग्वेज की तरफ। सेक्शन 63 क्या कहता है? तो सेक्शन 63 ये कहता है अपील अगेंस्ट स्क्रूटनी ऑर्डर ए कैंडिडेट और द ऑब्जेक्टर में विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द कमीशन फाइल एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर रिजेक्शन और एक्सेप्टिंग और अ नॉमिनेशन पेपर इन to a appellate tribunal constituted for the constituency consisting of a person who is a judge of High Court appointed by the Commission in consultation with the Chief Justice of High Court Lahore High Court concerned, provided that where the number of appeals or necessitate the Commission may appoint a person as a tribunal who has been a judge of High Court in consultation with the Chief Justice ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न। यानी सेक्शन 63 ये साफ वाज़े अल्फाज में ये कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्टर है, जो ऑब्जेक्शन करने वाला है या जो आपका जो कैंडिडेट है, इन दोनों की तरफ से ही अपील दायर हो सकती है। अपील से मुराद ये है कि जो आपका एग्रीव्ड पर्सन है, यानी कि आपने झूठ बोल के अपने जो असासे गलत डिक्लेयर करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स करते हुए आपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवा दिए, लेकिन जो आपका हरीफ है, जो आपके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहा है, उसके पास ये राइट मौजूद है कि अगर आपके रिटर्निंग ऑफिसर ने आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लिए तो वो अपील में जा सकता है। अगर किसी झूठे बंदे की वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होंगे तो आपके पास राइट है कि आप अपील में जा सकते हैं। तो जो कमीशन के ऑर्डर के साथ जो है वो कंसल्ट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ मुतलका जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के साथ बाकायदा तौर पे जो है वो बेंच कंस्टिट्यूट किया जाएगा जो कि हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल होगा। इसके बाद इसका सबसेक्शन 2 ये कहता है An appellate tribunal shall summarily decide an appeal filed under subsection 1 within such period as may be notified by the Commission, and any order passed on the appeal shall be final. अब सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो भी टाइम पीरियड कमीशन की तरफ से दिया जाएगा, इसमें हाई कोर्ट के इख्तियारात नहीं होंगे कि ये अपीलें 15 दिन में डिसाइड करनी है, 20 दिन में डिसाइड करनी है, 1 महीने में डिसाइड करनी है। यानी ये जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है ये भी कमीशन ही डिसाइड करेगा कि 10 दिनों के अंदर ये अपीलें जो हैं इनको कॉन्स्टिट्यूट भी करवाएं, बेंच कॉन्स्टिट्यूट भी करें, अपीलों की दायरगी भी करवाएं, और करवाने के बाद 10 दिन के अंदर हमें ये अपीलें सुनने के बाद उसके फैसले भी हमें प्रोवाइड किए जाएं। तो सब सेक्शन 2 जो है वो टाइम पीरियड के बारे में कह रहा है कि कमीशन ही वो टाइम बताएगा कि कितने दिनों के अंदर जो है अपीलें डिसाइड की जाएंगी। अब सब सेक्शन 3 है, इफ द एपीलेट ट्रिब्यूनल इज नॉट एबल टू डिसाइड द अपील विद इन द टाइम फिक्स्ड बाय द कमीशन अंडर सब सेक्शन 2, द अपील शैल अबेट एंड डिसीजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर शैल बी फाइनल।
सब सेक्शन 3 अब ये कहता है कि अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम जो कमीशन ने बताया हुआ, यानी मिसाल के तौर पे अब जो मौजूदा हालात हैं इसमें 10 तारीख फाइनल की गई है कि 10 तारीख से पहले इन अपीलों को फाइल भी किया जाएगा, इनको सुना भी जाएगा और डिसाइड भी किया जाएगा। अगर अपीलें जो है 10 तारीख से पहले डिसाइड नहीं होती तो जो रिटर्निंग ऑफिसर का जो फैसला है उसी को फाइनल समझा जाएगा और जो अपील होगी उसको अबेट कर दिया जाएगा। अब सब सेक्शन 4 है, इफ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन or material coming to its knowledge by any source, an appellate tribunal is of the opinion that a candidate whose nomination paper has been accepted is a defaulter of loans, taxes, government dues and utility expenses, or has had a loan written off and has willfully concealed such fact or suffers from any order disqualification from being elected as a member of an assembly, it may on its own motion call upon such candidate to show cause why his nomination papers may not be rejected, and if the appellate tribunal is satisfied that the candidate is actually a defaulter or has been had a loan written off or suffers from any disqualification, it may be reject the nomination paper। अब इसमें एक और बड़ी अहम बात की है उसने ये कहा कि हाई कोर्ट के पास इख्तियारात मौजूद होंगे, जो इलेक्शन appellate ट्रिब्यूनल होगा उसके पास ये इख्तियारात मौजूद होते हैं कि अगर उसके पास किसी भी सोर्स से ये बात पहुंच जाए कि ये जो फलां बंदा है इसके जो ये बैंक डिफाल्टर है या फलां बंदे के खिलाफ ये जो डिस्क्वालिफिकेशन बनती है या फलां बंदे की ये डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, किसी भी सोर्स के जरिए अगर एपीलेट ट्रिब्यूनल को ये पता चल जाए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स नॉमिनेशन फॉर्म जो एक्सेप्ट हो गया है लेकिन ये बंदा जो था वो तो डिफाल्टर था, तो वो बाकायदा तौर पे अपने ताई भी इस चीज़ का नोटिस ले सकती है और उसको शो कॉज नोटिस भेजने के बाद ये पूछा जाएगा कि आपको भाई आपने ये डिस्क्वालिफिकेशन के बावजूद आपके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं अगर, तो इसको क्यों ना रिजेक्ट कर दिया जाए। तो जो एपीलेट ट्रिब्यूनल होता है उसके पास इख्तियारात मौजूद होते हैं सेक्शन 63 सब सेक्शन 4 के तहत कि वो डॉक्यूमेंट्स को किसी भी सोर्स के तहत जो है वो उसको वेरीफाई करके तो उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये सारा प्रोसीजर था अपील दायर करने का। अब जितने भी दिन रह गए हैं बाकायदा तौर पे 9 दिन अभी मौजूद हैं जिसमें जो 3 या 4 तारीख तक जो है वो अपीलें दायर हो सकती हैं और उसके बाद अपीलों को बाकायदा सुना जाएगा। तो इस वीडियो से इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी दोस्तों को रहनुमाई हासिल होगी। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोज़ में मज़ीद लॉ को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।